कोरोना ने देश की हालत पतली कर दी है। केंद्र और राज्य सरकारों में सामंजस्य की कमी का असर इतना गहरा गया है कि चारों तरफ मौत की खबर सामने आ रही है। कोरोना की पहली लहर में भारत की तारीफ करने वाली दुनिया अब देश का अपमान कर रही है। हालात अब काबू से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन संसद मौन है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज देश ठहर गया है, जिंदगी ठहर गई है, बस मौत दहाड़ रही है। विश्व देश के क्रंदन को सुन रहा है, चारों ओर देश का अपमान हो रहा है, किंतु सत्ता की केंद्रीभूत अनुभूति लुप्त है। या तो यमराज प्रसन्न है या फिर कार्यपालिका जिसके हाथ में कोरोना नियंत्रण की कमान है। मौत के सौदागर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। जनता की त्राही त्राही का उत्तर किसी भी दिशा से नहीं आता। पिछले एक साल में लाखों लोग मर गए, किसे फर्क पड़ा? सत्ता और धन की होड़ चरम पर है। क्रिकेट, कुंभ, चुनावों का आतिशी प्रचार भी चालू रहा। क्या ये सब मौत का सोचा समझा फरमान नहीं था? आज सब अचानक गूंगे हो गए। जनता मरने को मजबूर है। जनप्रतिनिधि भी बहती गंगा में हाथ धो रहे होंगे। देश में तंत्र 3-13 हो चुका है। केंद्र और राज्यों के बीच सिर्फ राजनीति अथवा आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पहले तो दवाइयों और अस्पतालों, वैक्सीन और ऑक्सीजन आपूर्ति पर ही राजनीति होती थी, अब तो लाशों तक पर होने लगी। राजा हरिश्चंद्र शमशानों में पहरा देने लगे। राजस्थान में तो सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स निजी अस्पतालों में किराए पर देने के आदेश हो गए, ताकि प्रभावशाली लोग भी धंधा कर सके। राज्य सरकार ने अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बंद कर रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी मान्य कर दिया। संक्रमितों को क्वारंटीन करना भी बंद कर दिया। मरीजों की चिंता केंद्र को कोसने की चर्चा में बदल गई। यही हाल कमोबेश अन्य राज्यों का है। लॉकडाउन के मुद्दे पर भी राजनीति, कभी पूर्ण लॉकडाउन, कभी आंशिक। केंद्र ने जहां पिछली बार रेल, बस और हवाई यात्राएं बंद कर दी थी, इस बार सब चालू है। उद्योगों में काम हो रहा है, किंतु पलायन भी जारी है। पूरा देश बिखरा पड़ा है। एकता अखंडता के नारे दफन हो गए। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर का नारा कोरोना के आगे घुटने टेक चुका। सरकारों को छोड़ सारा देश जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। पिछले 6 माह में संक्रमितों की संख्या 40 से 50 हजार से बढ़कर 4 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। इस बार कोरोना की अधिक मार वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का नितांत अभाव है। मानो गांव अलग देश के हैं और शहर अन्य देश के। ऐसा भी लग रहा है मानो इनका कोई जनप्रतिनिधि ही नहीं, कोरोना खा गया। केंद्र सरकार के निर्णय भी दूरदर्शिता शून्य ही साबित हुए। आज टीके की उपलब्धता की भी समस्या है। केंद्र ने निशुल्क और सशुल्क व्यवस्था करके नासमझी का उदाहरण ही दिया है। वैक्सीन पर राजनीति ने तो पीड़ितों को नजरअंदाज ही कर दिया। यही हाल ऑक्सीजन की सप्लाई का हुआ। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि न्यायपालिका भी आश्वासनों के आगे कुछ नहीं दे पाई। ऊपर से कोड़ में खाज। किस अल्पज्ञानी ने यह सुझाव दिया कि 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी अभी टीका लगाया जाए? अभी देश के फ्रंटलाइन वर्करों तक को भी टीका नहीं पहुंचा। दूसरी डोज वाले कतार में हैं। जानलेवा साबित होने वाला ऐसा निर्णय आपूर्ति सुनिश्चित कर योजनाबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए था। ऐसे निर्णयों के चलते जनता के सामने सब कुछ अस्पष्ट है। सरकारें कब और कैसे निर्णय बदल देती है, जनता अनभिज्ञ क्यों रहे? दूसरी डोज के बारे में केंद्र सरकार 3 बार निर्णय ले चुकी। अब इसकी अवधि 12 से 18 सप्ताह तक कर दी गई। पहले यह अवधि सुरक्षित नहीं मानी गई थी। यही हाल N95 मास्क का हुआ। कंटेनमेंट जोन में अब तो 10% संक्रमण पर लॉकडाउन के निर्देश आ गए। कल क्या बदल जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न यह है, क्या केंद्र सरकार
हालात को आपातकाल के रूप में स्वीकार करेगी? क्या कुछ बड़े देशव्यापी निर्णय लेकर जाने बचाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाएगी? क्या संपूर्ण देश को एक डोर में बांधकर विश्व को देश की अखंडता और दक्षता का परिचय देगी? क्या विदेश मंत्री नहीं पढ़ रहे विदेशी मीडिया की भाषा? सभी राज्य विदेशी वैक्सीन आयात के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये कार्य तो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। पूरा देश एक प्रश्न पर आकर ठहर गया है, संसद मौन क्यों है? ये देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है जिसमें कोने कोने का प्रतिनिधित्व है। आपातकाल में सत्र के लिए क्या सामान्य नियमों का आश्रय सही होगा? क्या पिछला बजट सत्र नवाचार का उदाहरण नहीं? ये सही है कि सत्र आज पूर्णतः व्यक्तिशय नहीं हो सकता। वैसे भी अगला सत्र जुलाई में होना है। 4 लाख लोग प्रतिदिन के हिसाब से जुलाई तक कितने संक्रमित हो चुके होंगे? गांवों की स्थिति को देखते हुए चुनाव वाले राज्यों की भावी संख्या की सोचें तो आंकड़ा 5 लाख के पार ही होगा। और मर कितने जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वैक्सीन की आपूर्ति संदिग्ध है। विदेशों की नकल पर फैसले करने वाले ये अधिकारी ही क्यों नहीं संसद सत्र बुलाकर दिखा सकते? विदेशों में भी वर्चुअल सत्र हो रहे हैं। हालांकि वर्चुअल सत्र का प्रावधान संविधान में नहीं है। उस वक्त तकनीक ही उपलब्ध नहीं थी, आज तो है। सरकार को मंत्रिमंडल की बैठक में वर्चुअल सत्र का प्रस्ताव तुरंत पारित करना चाहिए। अन्य दलों के शीर्ष नेताओं को भी विश्वास में लेना होगा। जुलाई के सत्र में इसे कानूनी मान्यता दिलाई जा सकती है। आज जब हम सुझावों और आलोचनाओं को सुनने की बजाय दुत्कार देते हैं, तब लोकतंत्र के स्वरूप पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सत्र बुलाया गया तो प्रत्येक सांसद से क्षेत्रवार मौतों का ब्यौरा भी मिलेगा। सरकारों की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार का चित्र भी दिखाई देगा। कहां चूक हुई, कहां अव्यवस्था हुई, कहां राजनीति हावी रही, सब कुछ सामने आ जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति भी आपातकाल में सत्र को आहूत कर सकते हैं, किंतु उनको पहले कोरोना काल के मद्देनजर व्यवहारिक स्वरूप से आश्वस्त तो करना ही पड़ेगा। कितने ही हाथ एक साथ उठते नजर आएंगे। संसाधनों की वर्षा होगी और देश कार्यपालिका के चंगुल से निकलकर संविधान की मूल अवधारणा के तहत जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में पहुंच सकेगा। देश को जीवन दान मिलेगा, खोई हुई कीर्ति लौटेगी, संसद जागेगी, देश भी उठ खड़ा होगा। लोकतंत्र की सहभागिता की मर्यादा पुनः प्रतिष्ठित होगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।